Very good morning, students. Today we'll be looking the topic election and the transfer of a property act, that is election when necessary, provided under section 35 of this particular act. Now students, let's go further. Now what do we mean by the term election, that is to say doctrine of election under section 35? Now, in general, we student know that election means what? दो चीजों के बीच में choose करना. That is to say, to choose between two options. One have to elect one thing and have to leave the other thing. Election means choosing between two alternative rights और inconsistent rights. हमारे पास में दोनों rights हैं, वो दोनों कैसे हैं? Alternative हैं या फिर inconsistent right हैं. यदि दो ऑल्टरनेटिव या इनकंसिस्टेंट राइट है, उन दोनों भी राइट्स के बीच में कुछ चीज को चुनना, दोनों में से किसी एक राइट को चुनना वुड बी टर्म टू बी अ इलेक्शन. If an instrument here means what? A deed, a document. If an instrument confers two rights on a person in such a manner that one right is in lieu of another. अगर जो भी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत हमने किसी पर्सन को राइट्स दिए हैं, उनमें दो राइट्स हैं, पर वो दोनों भी राइट्स कुछ इस तरीके से हमने दिए हैं कि एक राइट के बगैर दूसरा एंजॉय नहीं किया जा सकता, या एक राइट को दूसरे राइट से अलग नहीं किया जा सकता. देन इन दैट केस, ऐसे में कैसे पर्सन जो है वो किसी एक को चुने या किसी एक को चुनना, उस पर्टिकुलर प्रोविजन को हम इलेक्शन कहते हैं अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 35. A person cannot take under and against the same instrument, but सेक्शन 35 के अंतर्गत जब भी कभी हम इलेक्शन का प्रोविजन पढ़ रहे हैं तो हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि ईदर वो पूरा एक्सेप्ट करेगा इंस्ट्रूमेंट को. अगर वो पूरा एक्सेप्ट करता है तो उसको जो भी बेसिकली अगर प्रॉपर्टी मिल रही है तो साथ में जो उसके साथ इनकंसिस्टेंसी का पार्ट है वो भी उसको मिलेगा. अदरवाइज वो चाहे तो उसको क्या कर सकता है, लेने से मना कर सकता है. अगर वो लेने से मना कर देता है या इलेक्शन करने से मना कर देता है तो वट एवर ही वॉज हैविंग, वी वुड से ही हैज नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ इलेक्शन ओवर द सेम. Here the person cannot take under and against the same instrument. Benefited और जो against part है वो दोनों भी एक ही इंस्ट्रूमेंट में नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है. लेना है तो पूरा लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरा छोड़ना पड़ेगा. Now let us see what has been provided. If we take into the provision which is provided under section 35, we would find that here the election is an obligation which is imposed upon a party, by a courts of equity. किसके द्वारा? by courts of equity के द्वारा, कि वो चूज करे between two inconsistent right or alternative rights or a claims. Under this provision there is a clear intention that transferor should not enjoy both. ट्रांसफरर जो है या ट्रांसफरर जो है वो दोनों भी चीजें एक साथ एंजॉय नहीं करने वाला है. This provision is based on one particular principle, and that principle says that he who accepts a benefit under a deed or a will must also adopt the whole content of the instrument. जो कोई भी पर्सन एक्सेप्ट करना चाहता है बेनिफिट किसी पर्टिकुलर डीड के अंदर, उसने क्या करना है? अडॉप्ट करना है पूरा का पूरा कंटेंट जो भी उसमें प्रोवाइड किया गया है, आपका उसने अडॉप्ट करना है द होल कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. ये जो सेक्शन 35 है ये बेसिकली इक्विटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है. अंडर द इक्विटी प्रिंसिपल वन कैन नॉट टेक व्हाट इज बेनिफिशियल टू हिम और डिसअप्रूव दैट इज अगेंस्ट हिम. कोई भी पर्सन एक प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी के तहत क्या नहीं कर सकता है? सेम इंस्ट्रूमेंट में मान लीजिए दो चीजें दी गई है, उसमें से एक बेनिफिट वाली है और एक बर्डन वाली है. देन इन दैट केस ये पर्सन जो है ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ जो बेनिफिटेड पोर्शन है वो ले ले या बेनिफिशियल पार्ट जो है वो ले ले और डिसअप्रूव कर दे वो पार्ट जो कि उसके अगेंस्ट में है. ऐसा नहीं होगा सेक्शन 35 के अंतर्गत.
It means one cannot approbate or reprobate at the same time. It further means that where a person takes some benefit under a deed or an instrument, he must also bear its burden. तो ये जो सेक्शन 35 है, ये जो भी इक्विटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, उसके अनुसार कोर्ट का ऐसा कहना है इन बी पाथुम्मा वर्सेस एसवी कोडम्बोथिया बोलिथिया ये मैटर में कि पर्सन जो है वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो टेक ओनली सम बेनिफिट अंडर अ डीड और एन इंस्ट्रूमेंट, वो सिर्फ डीड जो है उसका जो बेनिफिशियल पार्ट है सिर्फ वो उसको अडॉप्ट कर ले और बाकी जो उसके गेंस में या जो बर्डन है उसको छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता. Either he'll be accepting the whole or he'll be rejecting the whole. Now next is, suppose if we take into consideration the rule which has been provided under section 35, then we would find that if a person professes to transfer a property over which he do not have a right to transfer, पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी बेचने की बात करता है या बोलता है कि मैं ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं पर वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उसको बिलोंग नहीं करती है, एंड एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन कन्फर एनी बेनिफिट ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और वो क्या करता है, जो ओनर है उसको एक बेनिफिट देने का प्रॉमिस करता है, प्रोवाइडेड ओनर जो है प्रॉपर्टी का वो क्या कर दे, प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे कर दे. सच ओनर को इधर इलेक्ट करना है कि वो ये ट्रांसफर को कंफर्म करना चाहता है या उसको मना करना चाहता है. अगर सपोज वो उसको मना कर देता है तो जो भी बेसिकली ट्रांसफरर ने गिफ्ट प्रॉमिस किया है वो उसको रिलिंक्विश हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा उसको. दूसरी बात ऐसी कि द बेनिफिट सो रिलिंक्विश, जो भी बेनिफिट रिलिंक्विश हो गया है मतलब छूट गया है, वो रिवर्ट बैक किसको चले जाएगा, ट्रांसफरर को चले जाएगा या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चला जाएगा, जैसा मानो कभी ट्रांसफरर ने कोई गिफ्ट प्रॉमिस ही नहीं किया था ओनर को. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रोविजन फॉलोइंग जो है आर वुड बी कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन. Here the transferor possesses to transfer the property not his own. जो भी ट्रांसफरर है ये ओनर नहीं है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, बट फिर भी ये ओनर की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए प्रॉमिस करता है. यूज ऑफ वर्ड्स प्रोफेसेस विच मीन्स परपट और क्लेम और एक्नॉलेज. यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है प्रोफेस, इसका मतलब होता है परपट, इसका मतलब होता है क्लेम्स एंड और एक्नॉलेजेस. The person professing is not the owner of the property and therefore normal situation में तो he is not at all in a position to transfer that particular property, but definitely he can make an arrangement for the transfer of the same. There should be a claim under the instrument. Wollstone versus Kings में क्या बोला गया था कि there should be a claim under the instrument. जो भी डॉक्यूमेंट हम एंटर कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे उसमें क्या होना चाहिए, पार्टीज का क्लेम होना चाहिए. It is not necessary that a transferor should mention it that he is transferring property which is not his own but belong to some other person. ये जरूरी नहीं है कि ट्रांसफरर यहाँ पे मेंशन करे कि जो भी प्रॉपर्टी मैं बेचने जा रहा हूँ वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो मेरी नहीं है, मैं किसी और की प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि वो ये चीज मेंशन करे. नाउ नेक्स्ट इज बेनिफिट जो भी कन्फर्ड किया गया है ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. हमने बताया कि ट्रांसफरर जो है वो ओनर की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है और वो ट्रांसफर करने के लिए जो परमिशन ऑब्टेन करता है उस वक्त क्या कर रहा है, ओनर के ऊपर एक बेनिफिट जो है वो कंफर्म कर रहा है. तो ये जो बेनिफिट कंफर्म किया गया है ओनर के ऊपर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो ट्रांसफरर इन द सेम ट्रांजेक्शन, और साथ ही साथ ट्रांसफरर जो है वो इसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंतर्गत यानी इसी पर्टिकुलर डीड के अंतर्गत क्या कर रहा है, जो बेनिफिट कन्फर कर रहा है वो चीज भी उसमें मेंशन करेगा. डीड में जो बेनिफिट वो ओनर के ऊपर कंफर्म कर रहा है वो चीज वहां पे मेंशन करेगा. द ट्रांसफरर इन द सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर कन्फेज सम बेनिफिट ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. द ओनर इज गिवन सम बेनिफिट इन कॉम्पनसेशन ऑफ हिज ओनरशिप. ये जो बेनिफिट होता है ये किस फॉर्म में होता है, कॉम्पनसेशन के फॉर्म में होता है. द ओनर इज वन हु इज पुट टू इलेक्शन, और ये ओनर होता है जिसे बेसिकली देखा जाए तो इलेक्शन करना होता है.
अगर वो चूज करता है कि ठीक है वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार है तो उसको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसके साथ में उसको क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट तो मिल गया पर वो प्रॉपर्टी रख पाएगा क्या, भी नहीं, उसको अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है उसको बेनिफिट के साथ क्या मिला, एक बर्डन भी मिला जिसके तहत उसको अपनी प्रॉपर्टी रिलीज कर देनी पड़ेगी, किसी और को ट्रांसफर कर देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रॉपर्टी भी साथ में रख ले और बेनिफिट भी साथ में रख ले, ऐसा नहीं होगा। The owner is one who is put to election. Then election arise only where a benefit is conferred directly on the owner of the property. इलेक्शन जो है वो सिर्फ उस वक्त अराइज होता है जब बेनिफिट जो है वो कंफर्म किया जाता है डायरेक्टली ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे बेनिफिट इज गिवन इनडायरेक्टली, नो ड्यूटी टू। अगर मान लीजिए बेनिफिट जो है यहाँ पे अगर मान लीजिए इनडायरेक्टली दिया जाएगा, कहने का मतलब है उसको अगर डीड में हमने मेंशन नहीं किया है, हम अलग से उसको दे रहे हैं, देन इन दैट केस उस सिचुएशन में इलेक्शन करने की ड्यूटी अराइज नहीं होगी। नाउ बेनिफिट एंड द बर्डन मस्ट बोथ मस्ट कम फ्रॉम द सेम ट्रांजेक्शन। जो बेनिफिट है और बर्डन है दोनों का भी उसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में मेंशन होना जरूरी है। यहाँ बर्डन मतलब क्या है, बर्डन का मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना है। बेनिफिट का मतलब क्या है, जो बेनिफिट मुझे एडिशनली मेरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए दिया जा रहा है। Now, it is not necessary that both should be transferred from the same instrument of a transfer, but must be a part of same transaction. जरूरी नहीं है कि सेम इंस्ट्रूमेंट में ही ये दोनों भी चीजें मेंशन हो, बट ये उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके सेम ट्रांजेक्शन के तहत होनी जरूरी होती है। So it is not necessary that both should be transferred. Here both means what? The benefit and the burden must be transferred from the same instrument of the transfer, but must be a part of same transaction. Now, when we say that it must be a part of same transaction, now what do we mean by that? तो benefit must be given in lieu of the transfer. benefit जो है वो कभी भी ट्रांसफर के lieu में, ट्रांसफर के बदले में दिया जाना चाहिए। बेनिफिट एंड ट्रांसफर जो है ये एक दूसरे से इनसेपरेबल है और इंटरडिपेंडेंट हैं। नाउ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट इलेक्ट। हमने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा कि जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होता है उसको इलेक्ट करना होता है। वो चूज करेगा कि वो उसको कंफर्म कर रहा है या डिसेंड कर रहा है प्रपोजल को। द ओनर मस्ट इलेक्ट ईदर टू कंफर्म सच ट्रांसफर और टू डिसेंड फ्रॉम इट। ओनर मे ईदर एक्सेप्ट द इंस्ट्रूमेंट विथ ऑल इट्स कंटेंट और रिजेक्ट इट ऑल टुगेदर। ओनर जो है उसको इलेक्शन करना होता है, वो चाहे तो कंफर्म करे, वो चाहे तो डिसेंड करे। अगर मान लो वो एक्सेप्ट कर लेता है इंस्ट्रूमेंट, देन इन दैट केस हम ऐसा मानेंगे कि उसने इंस्ट्रूमेंट के सारे कंटेंट्स को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर उसने सारे कंटेंट्स को क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया गया है या रिजेक्ट कर दिया है। सपोज इफ द ओनर एक्सेप्ट द इंस्ट्रूमेंट, अब मान लीजिए कि ओनर जो है उसने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, देन इन दैट केस डेफिनेटली वो बेनिफिट के लिए एंटाइटलमेंट हो गया। और साथ ही साथ अगर क्योंकि वो बेनिफिट के लिए एंटाइटलमेंट हो गया तो अभी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन यदि मान लीजिए ओनर जो है वो रिजेक्ट कर देता है इंस्ट्रूमेंट को, तो ऐसे वक्त में उसको प्रॉपर्टी तो वो रिटेन कर पाएगा पर उसको प्रॉपर्टी पे जो मिलने वाला बेनिफिट था उसको एंटाइटलमेंट नहीं रखेगा। ओनर हेयर मीन्स अ पर्सन जिसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट होता है या जिसके पास में कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट होता है, जिसके पास में रिवर्शनरी का राइट होता है और जिसका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी से बहुत दूर का नहीं होता है। प्रॉपर्टी से बहुत दूर का इंटरेस्ट अगर है तो वो क्या नहीं कहलाया जाएगा, ओनर नहीं कहलाया जाएगा। बट अगेन आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर रिमोट इंटरेस्ट भी है उसका, बट यदि इंटरेस्ट कैसा है, वेस्टेड है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने कहा अनबॉर्न पर्सन के लिए। अब अनबॉर्न पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 13 मींस कौन सा पर्सन हो गया, ही इज नॉट इवन कंसीव्ड इन मदर्स वूम। तो देखा जाए तो उसको इंटरेस्ट मिलने से पहले दो या दो से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, प्रायर इंटरेस्ट करके उस प्रॉपर्टी की देख रेख कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो अनबॉर्न पर्सन है उसको तो एक तरीके से रिमोट इंटरेस्ट मिला इन द प्रॉपर्टी, बाद में, कब बाद में, जब वो एग्जिस्टेंस में आएगा। बट कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली तो देखा जाए तो अनबॉर्न पर्सन के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है सेक्शन 13 के तहत, तो वहां पे इट वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ वेस्टेड इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज
वेयर अ पर्सन इलेक्ट्स टू डिसेंड, सपोज अगर पर्सन जो है वो चूज करता है कि उसको प्रॉपर्टी अपने पास रखनी है और उसको बेनिफिट नहीं चाहिए, देन इन दैट केस इफ द ओनर इलेक्ट्स और डिसेंड फ्रॉम द ट्रांसफर ही शैल रिलिंक्विश द बेनिफिट सो ट्रांसफर टू हिम। तो अगर मान लीजिए हमने पहले ही उसको बेनिफिट दे दिया है तो वो उसको भी ट्रांसफर कर देगा, उसको छोड़ देना पड़ेगा अपना प्रॉपर्टी पे से इंटरेस्ट, एंड सच बेनिफिट शैल रिवर्ट बैक, किसके पास चले जाएगा, वापस ट्रांसफरर के पास चले जाएगा या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास चले जाएगा, जैसा मानो उसने कभी उसको डिस्पोज ऑफ किया ही नहीं था। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द एग्जांपल इन रिलेशन टू दिस। द बेनिफिट मस्ट बी गिवन डायरेक्टली अंडर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ओनर इन ल्यू ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जो बेनिफिट हम दे रहे हैं ओनर को वो डायरेक्टली दिया जाना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने मेंशन करना चाहिए, बट ये पर्टिकुलर बेनिफिट जो है ये इन ल्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ हिज प्रॉपर्टी होगा। किसके बदले में, जो भी वो प्रॉपर्टी हमको ट्रांसफर करेगा उसके बदले में ही हम उसको ये गिफ्ट देने जा रहे हैं या ये बेनिफिट देने जा रहे हैं। नाउ लेट अस सी एग्जांपल। रेणुका इज द ओनर ऑफ एन एग्रीकल्चर फार्म इन दिल्ली हैविंग वर्थ रुपीज 80,000. अवंती बाय एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट प्रोफेसेस टू ट्रांसफर इट टू परवेज। रेणुका जो है वो ओनर है एग्रीकल्चर फार्म की, उसका ये एग्रीकल्चर फार्म दिल्ली में है जिसकी कीमत 80,000 रुपए है। अवंती जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट के द्वारा प्रोफेस करती है कि वो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो कि रेणुका को बिलोंग करती है वो किसको बेच देगी, परवेज को बेच देगी। गिविंग द सेम इंस्ट्रूमेंट रुपीज 1 लाख टू रेणुका, और उसी इंस्ट्रूमेंट में 1 लाख रुपीज रेणुका को देती है। द रेणुका इलेक्ट्स टू रिटेन द फार्म। अब रेणुका जो है वो उसने ऐसा चूज किया, जब उसके सामने इलेक्शन की बात आई तो उसने चूज किया कि नहीं नहीं मेरे को अपनी प्रॉपर्टी रखनी है, मुझे मेरा फार्म मैं किसी को नहीं बेचने वाली हूँ। देन इन दैट केस उसे क्या करना पड़ेगा, जो 1 लाख रुपए का उसको बेनिफिट बेसिकली कंफर्म किया है इस इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत वो उसको छोड़ना पड़ेगा। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द प्रॉपर्टी इज सो रिवर्टेड बैक, यानी जब प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक चली जाती है, कहने का मतलब है जो ओनर है उसने चूज किया है कि उसको प्रॉपर्टी अपने पास रखनी है, वो उसको बेनिफिट नहीं चाहिए, देन इन दैट केस जो प्रॉपर्टी है वो रिवर्ट बैक चली जाएगी। when the property is so reverted back and the transfer is gratuitous and the transferor has before election died or otherwise become incapable of making fresh transfer, and in all sub cases the transfer is for where the transfer is for consideration, it shall be the duty of the transferor or his representative to compensate the disappointed transferee। यहाँ पे बोला है what will happen if the property is so reverted back, अगर प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक करने की बात आई तो क्या होगा, तो ये बोलते हैं जब प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होती है या फिर द ट्रांसफर इज ग्रेटिटियस, ट्रांसफर जो है वो कैसा है, ग्रेटिटियस है, एंड द ट्रांसफरर हैज बिफोर डाइड, यानी ट्रांसफर जो है वो ग्रेटिटियस है मींस व्हाट, विदाउट एनी हर्डल्स है और राजी खुशी से ट्रांसफर किया जाना है। लेकिन ट्रांसफरर जो है वो इलेक्शन करने से पहले ही उसकी डेथ हो गई, बट प्रॉपर्टी जो है वो तो उसको जो बेनिफिट है वो उसको दे दिया गया था। तो ऐसे वक्त में या फिर सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे फ्रेश ट्रांसफर नहीं बना सकते हम, या क्योंकि ट्रांसफरर जो है वो कुछ ऐसी हालत में आ गया है कि अब वो इनकेपेबल हो गया है फ्रेश ट्रांसफर बनाने के लिए। तो ये सारे, और यदि मान लीजिए ट्रांसफर के अंतर्गत कंसिडरेशन भी दिया जा चुका है, किसको कंसिडरेशन दिया जा चुका है, जो ओनर है उसको कंसिडरेशन दिया जा चुका है, देन इन दैट केस ये ड्यूटी रहेगी ट्रांसफरर की या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव की कि उन्होंने क्या करना है, जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी जिसको हमने प्रॉमिस किया था कि उसको हम प्रॉपर्टी बेच के देंगे ये पर्सन की, देन इन दैट केस वो जो पर्टिकुलर ट्रांसफरी है उसको कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए। और उसको कॉम्पनसेट क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि अब उसको प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर नहीं करने वाले हैं। देन इन दैट केस जो ट्रांसफरर हैं या फिर जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कॉम्पनसेशन पे करेंगे, किसको कॉम्पनसेशन पे करेंगे, वो कॉम्पनसेशन पे करेंगे डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को, एज इफ मानो कभी ट्रांसफरी ने ओनर से प्रॉपर्टी खरीदने का सौदा ही न किया हो। व्हाट वुड, यहाँ पे ओनर को कौन रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे ओनर को ट्रांसफरर ने रिप्रेजेंट किया था। नाउ व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन का अमाउंट क्या होगा,
तो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन जो है वुड बी शैल बी द अमाउंट और अ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच वाज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू हिम। तो जो भी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर करने वाले थे वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का अमाउंट कितना है या वैल्यू कितनी है, दैट पर्टिकुलर वैल्यू वुड बी टर्म टू बी द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, जो कि हमको किसको पे करना पड़ेगा, ट्रांसफरी को पे करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड द ओनर हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन इन फेवर ऑफ अ ट्रांसफर। लेकिन यदि ओनर जो है उसने एक्सरसाइज किया ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा, देन इन दैट केस ही डोंट हैव टू पे द कॉम्पनसेशन। बट सपोज अगर डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी हो जाता है देन इन दैट केस उसको कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए। हियर देयरफॉर द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन शैल बी अमाउंट और अ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच वाज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू हिम, प्रोवाइडेड द ओनर हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन in favor of a transfer. Next is what? Now let us see, there is exception to this particular rule. Section 35 deals with certain exceptions also. Now let us see what are these exceptions. If a particular benefit is expressed to be conferred on the owner of the property which the transferor professes to transfer, and such benefit is expressed to be in lieu of that particular property. If such owner claims or retains the property with him only, then he must relinquish the particular gift. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका मतलब क्या निकला कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बेनिफिट जो है वो एक्सप्रेसली हमने कन्फर किया है ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी के ऊपर, वो प्रॉपर्टी जो कि ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर करना चाहता है, और उसी ट्रांसफर के बदले में उसने ओनर को पर्टिकुलर बेनिफिट प्रॉमिस किया है। लेकिन यदि मान लीजिए ओनर जो है वो क्लेम करता है या फिर रिटेन करता है प्रॉपर्टी अपने तक ही, यदि वो प्रॉपर्टी को रिटेन करता है अपने तक ही, देन इन दैट केस उसको वो बेनिफिट रिलिंक्विश करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज बट द ओनर इज नॉट बाउंड टू रिलिंक्विश एनी अदर बेनिफिट विच आर कन्फर्ड अपॉन हिम बाय द सेम ट्रांजेक्शन। अगर उसी ट्रांजेक्शन के अंतर्गत जो ओनर है उसको कोई और बेनिफिट भी दिए गए हैं, देन इन दैट केस ऐसे वक्त में मान लीजिए यदि ये पर्टिकुलर ओनर ने इलेक्ट किया कि उसको प्रॉपर्टी रिटेन करनी है और वो बेचना नहीं चाहता, तो ऐसे बेनिफिट्स है जो कि उस ट्रांजेक्शन के रिलेशन में भले ही होंगे बट वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन नहीं थे, देन इन दैट केस डेफिनेटली जो ओनर है वो बाउंड नहीं है कि वो रिलिंक्विश करे वो सारे बेनिफिट, ही कैन एंजॉय दैट बेनिफिट्स। नाउ लेट अस सी मोड ऑफ इलेक्शन कितने होते हैं। तो द ओनर जो है उसको चूज करना होता है आउट ऑफ द टू इनकंसिस्टेंट राइट्स, और ये जो चूज करना जो है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है या फिर इम्प्लाइड बाय फ्रॉम द कंडक्ट भी हो सकता है। एक्सप्रेस्ड में मीन्स व्हाट, वो कहता है कि भाई हाँ मैं एक्सेप्ट, मैं तैयार हूँ अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए, एंड आपने जो भी गिफ्ट मुझे कन्फर किया है वो मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। ऐसे वक्त में इसे हम फाइनल या फिर कंक्लूसिव इलेक्शन बोलेंगे, फाइनल एक्सप्रेस इलेक्शन बोलते हैं, और इस एक्सप्रेस इलेक्शन को हम फाइनल एंड कंक्लूसिव इलेक्शन भी बोलते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो इलेक्शन का मोड है ये इम्प्लाइड भी हो सकता है, तो इम्प्लाइड भी हो सकता है कहने का मतलब क्या है कि सिंपली हमको जो बेनिफिट दिया गया है वो हम बिना कुछ वर्ड कहे उसको एंजॉय करते जा रहे हैं, देन इन दैट केस इट वुड बी कंसिडर्ड दैट वी हैव एक्सेप्टेड द benefit without expressing anything in the words. Now it is presumed that the owner is elected in favor of transaction. ऐसा presume करेंगे कि owner जो है उसने ट्रांजेक्शन के फेवर में बेसिकली इलेक्ट किया है अगर ये फॉलोइंग सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो। फर्स्टली द ओनर इज अवेयर ऑफ हिज ड्यूटी टू इलेक्ट, जो ओनर है वो अवेयर है अपनी ड्यूटी से इलेक्ट करने के। circumstances which would influence the judgment of a reasonable man in making election, वही सारे circumstances वहाँ पे हैं जो कि बेसिकली पर्सन को या रीजनेबल मैन को ये जजमेंट करने में आसानी दे कि उसको इलेक्शन करना है, यानी circumstances which would influence the judgment of a reasonable man in making the election, or if he waives the inquiry under the circumstances,
या फिर वो क्या करता है, ही वेव्स द इंक्वायरी। ही वेव्स द इंक्वायरी मीन्स व्हाट, उसको इंक्वायरी करनी चाहिए थी प्रॉपर्टी, जो ट्रांसफरी है उसको इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि प्रॉपर्टी जो है वो किसकी है और कौन बेचने वाला है। एंड यहाँ पे ट्रांसफरर जो है, सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे जब प्रपोजल देता है तो जो ओनर है, जो क्या है, ओनर है, उसने भी उसके रिलेशन में जो इंक्वायरी करनी है उसको वेव कर दिया है। इसीलिए भी हम ऐसा मान के चलेंगे कि ही हैज acted in favor of a transaction. नेक्स्ट इज enjoys the benefit for 2 years। यहाँ पे ट्रांसफरर जो है वो बेनिफिट उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर जो दिया गया है उसको बिना किसी रोक टोक के एंजॉय कर रहा है, और उसने किसी तरीके का डिसेंट यानी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रिलेशन में इनकार नहीं किया है। जो बेनिफिट उसको कंफर्म किए हैं उस बेनिफिट को उसने नकारा नहीं है। Then, if the owner has done some act which makes it impossible to place the other parties, person having interest in the property in the same condition in which they would have been as if such act had not been done। तो ओनर जो है वो कुछ एक आधा एक्ट ऐसा कर देता है जिसकी वजह से ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम अभी किसी दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी में नहीं रख सकते। ऐसी कंडीशन में whatever they would have been as if which they would have been as if act has not been done, यानी हम कुछ ऐसा चीज या बेसिकली ओनर जो है वो कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट कर देता है या ऐसा कोई एक्ट कर देता है जिससे कि फर्दर हम किसी और पर्सन को ये प्रॉपर्टी में प्लेस नहीं कर सकते। तो ऐसे वक्त में हम मान के चलेंगे कि owner has elected in favor of a transaction. Next is, let us see an example. Rohan transfers to Sana an estate to which Parvez is entitled। रोहन जो है ये ट्रांसफरर हो गया, सना जो है वो ट्रांसफरी हो गई, एंड परवेज जो है ये ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया। एंड एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन गिव्स परवेज अ कोल माइन। और उसी ट्रांजेक्शन के तहत वो परवेज को क्या देता है, कोल माइन देता है। परवेज टेक्स द पोजीशन ऑफ कोल माइन एंड एग्जॉस्टेड। परवेज जो है वो कोल माइन का पोजीशन ले लेता है और उसे एग्जॉस्ट भी करना शुरू कर देता है। कहने का मतलब है वो उस पर काम करना शुरू कर देता है, उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है, उस पे से कोल एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ही ऑल्सो देयर बाय कन्फर्म द ट्रांसफर ऑफ एन एस्टेट टू सना। और साथ ही साथ जो है वो कंफर्म भी कर देता है परवेज की ठीक है मैं मेरी प्रॉपर्टी जो है वो सना को देता हूँ। सो दिस वुड बी टर्म्ड टू बी लाइक एन इलेक्शन। देन टाइम लिमिट फॉर इलेक्शन। इलेक्शन के लिए कितना टाइम लिमिट होता है? सो इट मस्ट बी विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। कितने समय के अंदर? 1 साल के अंदर this particular owner have to do the election। Next is, the transferor or his representative may require the owner to make his election after the expiration of that particular period। Suppose for example के तौर पे मान लीजिए कि ओनर जो है उसने इलेक्शन नहीं किया और उस चक्कर में 1 साल से ऊपर का समय हो गया। तो वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो जो ओनर है उसने इलेक्शन कर लेना चाहिए था, बट उसका जो टाइम पीरियड था 1 साल का फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर उसने नहीं किया। सो इट वुड बी अपॉन द ट्रांसफरर और इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर वो चाहे तो ओनर को क्या दे सकते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम और दे सकते हैं। बट इफ ही डज नॉट कंप्लाई विद सच अ रिक्विजिशन, लेकिन यदि एक्सटेंडेड टाइम के अंदर भी वो क्या नहीं करता, इलेक्शन नहीं करता है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने इलेक्शन के तहत चूज कर लिया है एंड अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी जो है कैन बी ट्रांसफर्ड। यानी हम प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इलेक्शन बाय अ पर्सन हु इज अंडर डिसेबिलिटी। अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है तो वो इलेक्शन कैसे करेगा? इफ अ पर्सन मेकिंग एन इलेक्शन सफर्स फ्रॉम अ डिसेबिलिटी। अगर पर्सन जिसको इलेक्शन करना है, चूज करना है, यदि वो डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, देन इन दैट केस जब तक उसकी डिसेबिलिटी खत्म नहीं होती, जब तक उसकी डिसेबिलिटी खत्म नहीं होती या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस बारे में कोई कुछ डायरेक्शन नहीं देती,
तब तक हम बोलेंगे इलेक्शन जो है वो क्या किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है। सो इफ द पर्सन मेकिंग द इलेक्शन सफर्स फ्रॉम सम डिसेबिलिटी, तो इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा अंटिल द डिसेबिलिटी सीजेस, जब तक डिसेबिलिटी खत्म नहीं होती, या फिर अंटिल द इलेक्शन इज मेड बाय सम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या फिर इलेक्शन जो है वो कौन करे, कोई और कॉम्पिटेंट पर्सन करे। वो कॉम्पिटेंट पर्सन जो कि ये ओनर के बिहाफ में बेसिकली इलेक्शन करेगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो ओनर है वो अंडर सम डिसेबिलिटी है। तो सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे या तो हमको रुकना है जब तक डिसेबिलिटी चीज नहीं हो जाती, या फिर कोई और पर्सन को ये पावर नहीं मिल जाता कि वो ओनर के बिहाफ में इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन कर सके, तब तक वी हैव टू वेट। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन। सो स्टूडेंट, सेम तरीके की डॉक्ट्रिन हमको हिंदू लॉ में भी देखने को मिलती है, मुस्लिम लॉ में भी देखने को मिलती है, इंग्लिश लॉ में भी देखने को मिलती है, एज वेल एज इंडियन सक्सेशन एक्ट में भी देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि हिंदू लॉ में क्या दिया है, मुस्लिम लॉ में क्या दिया है, इंग्लिश लॉ में और इंडियन सक्सेशन एक्ट में क्या दिया हुआ है। If we take into consideration Hindu law, then in that case ये particular doctrine जो है ये apply होता है हिंदूज के ऊपर। In Rangamma versus Achamma, it was held by the court that the party shall not at the same time affirm and deform the डिसअफर्म दी सेम ट्रांजेक्शन। पार्टी जो है वो एक ही समय पे एक साथ अफर्म और डिसअफर्म नहीं कर सकती सेम ट्रांजेक्शन के अंतर्गत। Next is applicable over Muslims also. In Sadiq Hussain versus Hasim Ali, it was held by the Privy Council. Next is the English law. Under English law, similar provision we see by the name doctrine of compensation. Here, no time is fixed by the English law for making an election. अपने Indian law में time दिया हुआ है, English law में time limitation नहीं है। और when the time is limited by the instrument itself, यहाँ पे time जो है वो English law में कैसे गवर्न होगा, जितना time period instrument में mention है उतने time period के अंदर election किया जा सकेगा। Now the similar provision is provided under the Indian Succession Act. सेक्शन 180 से लेके 190 जो है बेसिकली इंडियन सक्सेशन एक्ट का, वो सेम रूल्स ऑफ इलेक्शन कंटेन करते हैं, और ये कंटेन ऑफ रूल ऑफ इलेक्शन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि विल के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। Now students, thanks for attending this session today. I hope you have understood the concept. Thank you very much.